हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको इसका लेक्चर 1 दे चुका है, जिसमें हमने उपभाग 1 और उपभाग 2 को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। ठीक, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपके 90 प्लस स्कोर हो साइंस में, तो आप क्या कीजिए, 2024 के जितने भी सेट हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने सेट 1 को कंप्लीट करा दिया है, उसको भी आप जाकर देख लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सातों सेट को एकदम कंसेप्ट वाइज मैं क्या कर दूंगा, क्लियर करा दूंगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगले प्रश्न को करते हैं, जिसमें हम उपभाग 1 और उपभाग 2 को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से हम लोग वीडियो में हम लोग उपभाग 3 को स्टार्ट करेंगे और बाकी आगे भी खंड ब को भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है किसका, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा या खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक ना, जो हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, इसे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ठीक, अब चलिए अपना अगला प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में या केंद्रक में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक, चलिए अगला देखिए कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। ठीक है, पहला है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। ठीक है, तो आपको बताना है कि मनुष्य में जो वृक्क किस तंत्र में संबंधित है, किस तंत्र से संबंधित है, तो आपको क्या है, उत्सर्जन से। किससे है, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, 17वां प्रश्न है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। जो मेंडल आपके बायोलॉजी के चैप्टर में, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किससे की थी, मंदिर में, स्कूल में या गुरुकुल में या गिरजाघर में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजाघर में। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 18वां प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। लूप स्थापित किया जाता है अंडाशय में या अंडवाहिनी में या गर्भाशय में या योनि में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, गर्भाशय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना, ऑप्शन एक है जयांग, ऑप्शन बी है पुंकेसर या वर्तिकाग्र या अंडाशय। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर में। ठीक ना, पुंकेसर में। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। ठीक है, पहला है बाजार जाते समय खरीदी गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। दूसरा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना या वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना। ठीक ना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ जाना है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हमने इसमें के 6 विकल्प प्रश्न को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं 7 जो विकल्प प्रश्न कितने हैं, 7 है, 7 विकल्प प्रश्न है, इसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आपका एकदम अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उपभाग 1, भाग 1 करते हैं किसका, खंड ब का। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न 4 नंबर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, किसका बात कर रहा है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, मतलब यू का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब क्या करना है, स्थिति मतलब आप किसका मान क्या करना है, भी का मान अभी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, भी मतलब भी ज्ञात करना है और यू भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। चलिए मैं इसको एकदम अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है,
देखिए इसको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको आपको एकदम अच्छे से करा दें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हल, क्या लिखना है, हल। ठीक, हल लिखना है, बाकी आपको जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, दिया है एग्जाम में कैसे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक, अब लिखिएगा दिया है, दिया। ठीक, आपको क्या दिया है, दिया है कि फोकस दूरी, फोकस देखना है। फोकस दूरी किससे लिखते हैं, फोकस दूरी किससे लिखते हैं, जानते हैं। फोकस दूरी लिखते हैं हम लोग एफ से। एफ बराबर कितना दिया, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि किसका बात किया है, अवतल दर्पण का बात किया। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, आपसे यू का मान पूछ रहा है और भी का भी मान पूछ रहा है। ठीक, और आपको दिया है, कह रहा है, ध्यान समझेगा प्रश्न को, कह रहा है कि 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 5 गुना, देखिए बाबू, जब भी आपको प्रश्न में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कुछ भी गुना दे दे तो आप समझिए कि आवर्धन का मान दिया। आवर्धन मतलब यम का मान दिया है। ठीक है, जब भी गुना का बात हो जाए तो आवर्धन दिया होता है। ठीक है, मतलब आवर्धन किससे लिखते हैं, यम से। ठीक, यम का मान क्या दिया, यम का मान दिया 5 गुना। ठीक है, मतलब -5 गुना। ठीक है, -5 क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक, -5 हो गया। अब यहाँ से कीजिए, यहाँ से आप अवतल दर्पण आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u बराबर कितना दिया, -5। देखिए क्यों ये वाला सूत्र लगाया है, क्योंकि देखिए हमको u का मान चाहिए, v का मान चाहिए। तो आप एक सूत्र से u का मान नहीं निकाल सकते ना v का मान, किसी एक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको आवर्धन दिया था तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ से v का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, -v/u। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस, भी का मान भी, का भी, यू का मान क्या दिया, यू का मान आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो यू का यूनिट दीजिए। ठीक, यहाँ से भी का मान निकाल लिया। ठीक ना, देखिए -b है, इधर जाकर यू इधर जाकर माइनस का 5u हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, भी का मान कितना आ गया, 5u। ठीक, यहाँ से b का मान आ गया। अब बस आप क्या रखिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र लगाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u आपका दर्पण सूत्र होता है। 1/f, एफ मान क्या दिया, -10, -10 हो गया। 1/v, भी का मान क्या निकला यहाँ से, 5u। ठीक, प्लस 1/u। ठीक, जब इसका एलसीएम आप लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5u, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5। ठीक, ये वाला इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से इसको आप -1/10, 5 1 6, 6/5u। ठीक, अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे और इसका इससे। ठीक, तो हो जाएगा -5u, 10 छक्के 60, यहाँ से u का मान कितना निकल जाएगा, -12 निकल जाएगा। u का मान कितना आ गया, -12। अब आपको किसका मान, अब u का आपको मान पता चल गया। अब आपको v का मान निकालना है, तो क्या कीजिए, यहाँ पर v का, यहाँ पे u का मान रख दीजिए, तो किसका मान निकल जाएगा, v का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो रखिए v = यहाँ पर 5 गुणे -12 कितना हो जाएगा, v का मान कितना आ जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12×5 = 60 -60 हो जाएगा। ठीक, देखिए इतना आसान प्रश्न था और आपको 4 नंबर दिला के जाएगा। ध्यान समझिएगा मैंने क्या किया, आपको कहा था कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है कि किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बने 5 गुना बने। ठीक है, तो जब भी आपको प्रश्न 5 गुना, 3 गुना, 1 गुना कुछ भी गुना दे दे तो आप समझिए कि आपको आवर्धन का मान दिया। आवर्धन मतलब यम का मान। अब यहाँ से हमने क्या किया, यम का सूत्र होता है -v/u, यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया, v का मान निकाल लिया। v का मान निकालते हैं दर्पण सूत्र लगाया है, यहाँ से u का मान निकल गया। जैसे u का मान निकला तो हमने इसमें रख दिया, इसका v का मान निकल गया। ठीक, आशा करते हैं वो प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब प्रतिबिंब, भी का मान पूछ रहा है, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या कह दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब एफ का मान, एफ का मान क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको क्या दिया है, यू का मान क्या दिया है, -25, क्योंकि देखिएगा जो आपका वस्तु की दूरी होती है हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो नेगेटिव ले लिए। अब लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u आपका लेंस सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर रखिए 1/f, एफ का मान क्या दिया 50 था, 1/50 हो गया।
1/v, v का मान निकालना, v को भी रन दीजिए। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर -1/25 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, 1/50, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर मैंने ला दिया, तो 25 हो गया इक्वल टू 1/v, ठीक। देखिए हमको v का मान चाहिए, देखिएगा यहाँ माइनस से माइनस प्लस हो गया, और प्लस आखिर इधर जब बराबर किधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा 1/v, ठीक। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम में कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 50, कितना आएगा 50, इन दोनों का एलसीएम 50 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करिए, 50 से 50 कटे एक बार में, एक एक करने एक, और 25 दूना 50, 2 करने 2, ठीक है ना। एलसीएम लिए हैं, बीन का सवाल किए, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो v का मान कितना जाएगा, माइनस का 1/50, ठीक, 1/v, ठीक है। यहाँ से v का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का कितना जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। ये किसका मान होगा, आपका v का मान होगा, ठीक। अब आप v का मान निकल गया, आपसे और आपसे क्या आवर्धन पूछा था, आवर्धन मतलब यम का मान पूछा है, ठीक है। यम का मान पूछा है, यम का मान कैसे निकालेंगे, यम इक्वल क्या होता है, v/u होता है, ठीक। v का मान कितना निकला है, माइनस का 50, u का मान कितना दिया आपको, u का मान दिया माइनस का 25, ठीक। तो माइनस माइनस कट गया, 25 दूना 50, तो यम का मान कितना गया यहाँ से 2, ठीक। जब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कहा था एक बार और समझिएगा कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, अब वस्तु की दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव लेते हैं, ये आपका लेंस सूत्र हो गया, लेंस सूत्र लगाया, एफ का मान रखा, यहाँ पे यू का मान रखा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ, जब प्लस हुआ और जब इधर आके बराबर के इधर कितना हो गया, माइनस हो गया, ठीक। ताकि इसको सॉल्व किए, यहाँ से v का मान निकला है, जैसे v का मान निकला तो हमसे आवर्धन पूछा था, तो आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू v/u, यहाँ से v का मान रख दिया, यहाँ से u का मान रख दिया, काट दिया, आपका m का मान निकल गया, ठीक। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए ये सभी प्रश्न 4-4 नंबर का है, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक। अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध के मतलब 2 ओम 3 ओम 5 ओम इन सबके सिरों क्या करना है, आपको विभवांतर क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम ध्यान से लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, सही देखिएगा, ठीक। देखिए पहले दिया है R1 मतलब R1 का मान कितना दिया है 2 ओम, ठीक। R2 कितना दिया है 3 ओम, ठीक। और क्या दिया आपको, और R3 कितना दिया है 5 ओम, ठीक। अब पहले कह रहा है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, R इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक। तो कह रहा है कि इन तीनों प्रतिरोधों किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, ठीक। जब जोड़ेंगे तो R का मान कितना निकलेगा, यहाँ से 2 ओम 3 ओम प्लस 5 ओम आ जाएगा, R का मान 10 ओम, ठीक। ये आपका आ गया, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों की विभवांतर ज्ञात करना, मतलब पूछा है V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका कीजिए सूत्र क्या होता है, V इक्वल क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना, जो सूत्र पड़ा V इक्वल टू IR, ठीक सूत्र होता है, ठीक। यहाँ से आपको V1 निकालना है, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, क्या होता है, सॉरी आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं तब, तो आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक। तो पहले क्या निकाल लीजिए, आप आवेश निकाल लीजिए, ठीक है, ठीक। देखिए क्या होता है, जो श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको प्रतिरोध दिया, टोटल प्रतिरोध कितना दिया 10 ओम मिला है, और आपको प्रश्न दिया है 30 वोल्ट का विभवांतर, तो V का विमान कितना दिया है 30 दिया है, ठीक। V का विमान कितना दिया आपको 30 वोल्ट दिया है, ठीक है, 30 वोल्ट दिया है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से धारा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, धारा निकाल लीजिए, इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिए, धारा निकाल लीजिए। जैसे धारा का मान निकलेगा तो वहाँ से V1 V2 V3 निकाल लेंगे, ठीक। कैसे निकल ध्यान से समझिए, V का मान कितना दिया, V का मान आपको दिया है 30, I का मान निकालना है, R का मान कितना निकला है 10, ठीक। यहाँ से I का मान कितना निकल जाएगा 30/10,
इक्वल टू आई का मान कितना निकलेगा, आई का मान निकल जाएगा 3 एम्पियर। ठीक, अब कुछ मत कीजिए, यहाँ से आपको आई मिल गया। जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान समान होता है, ठीक ना। तो अब हमको निकालना है क्या, विभवांतर निकालना है ना। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। ठीक, ये V1 का मान हो जाएगा। V2 का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R2। और V3 का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R3। ठीक, देखिएगा यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, यहाँ पे भी I। क्यों, क्योंकि जब भी हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो धारा का मान समान रहता है। ठीक, अब V1 का मान निकालना है तो V1 का V1 लीजिए। I का मान कितना निकाले आप लोग, 3 निकाले हैं। R1 का मान कितना है, 2 है, 2 है ना। कितना आ जाएगा, V1 बराबर 6 वोल्ट। ठीक, V2 का मान कैसे निकला, I का मान 3, R2 का मान 3, तो V2 का मान कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। यहाँ से V3 निकालिए, V3 कितना हो, I का मान 3 और R3 का मान 5, तो V3 कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एकदम खतरनाक प्रश्न था, एक बार ध्यान सुनिए। क्या किया मैंने, आपको पहले 3 प्रतिरोध दिया था जो किस क्रम में लिखा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया 10 ओम। ठीक, अब आपको प्रश्न में दिया था V का मान 30 वोल्ट दिया था। अब कह रहा है कि आपको V1, V2, V3 निकालना है। मतलब इस R1 के सिरे पर प्रतिरोध क्या होगा, R2 के सिरे पर प्रतिरोध क्या होगा, R3 के सिरे पर प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़ा जाएगा तो उसमें धारा का मान समान होता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से पहले हम धारा का मान निकाले हैं। V इक्वल टू आई आर, आपने सूत्र पढ़ा होगा। V का मान 30 दिया प्रश्न में, उसको मैंने लिख लिया। R का मान तुल्य प्रतिरोध कितना दिया, 10 दिया। यहाँ से I का मान क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। I का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर। जैसे I का मान आ गया तो यहाँ से V1 का मान निकाल लिए, V2 का मान निकाल लिया, V3 का मान निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। आखिरी प्रश्न इसका है, कह रहा है, पांचों प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों कार्यप्रणाली का आवरण दीजिए। ठीक है, तो ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अथवा जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए तथा दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, 6 नंबर का प्रश्न है और आपको इसको एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसको याद करना है, दोनों नियम को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसको भी याद कर लेना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। ठीक, तो चलिए मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको बताता हूँ। ठीक ना, ध्यान सुनिए। यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, लिखना आपको पहले हेड लगाना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, एग्जाम में से लिख देना है। फिर लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा, ये क्या होता है, मान लीजिए क्या, ये अंगूठा हो गया, ये वाला अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, ये हो गया मध्यमा। जो बीच वाला होता है, जो बीच, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा। ठीक है, मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। तीनों क्या रहे, परस्पर इस तरह करना है। ठीक ना, आपने इस तरह डायग्राम देखा होगा बुक में, ये अंगूठा ऊपर रहेगा, ये वाला। ठीक है, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर का लंबवत हो, मतलब उन तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बने। ठीक, इस स्थिति में तर्जनी, जो तर्जनी होती है, ये वाला तर्जनी होती है, ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो मध्यमा मतलब ये वाला बीच वाला, ये वाला धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, एक बार लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, एक नियम और समझिएगा कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब रहा बात कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब किस लिए करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताने के। ठीक ना, किसी चालक पर बल की दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अगला प्रश्न कहा है कि दाएं हाथ का नियम लिखा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। ठीक,
यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। इसको लिखा मैंने मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक ना। इसको मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो जब भी आपको आ जाए कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए या चाहे दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम लिखिए, तभी आपको यही नियम लिखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लिखना इसमें पहले हेडिंग लगा लेना इतना, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, हेडिंग लगा लेना है। उसको लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधा धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, मान लीजिए कोई चालक तार, ये क्या है आपका एक चालक तार है, ठीक। इसको हमको इस प्रकार पकड़ना है कि जो मेरा अंगुली है, ये वाला जो अंगुली है जो क्या हो इस तरह लिपटी हो, ठीक ना। इस तरह क्या हो, इस तरह लिपटी हो, ठीक। और जो अंगूठा हो ये धारा के दिशा में हो, क्या अंगूठा क्या हो ऊपर, मतलब धारा की दिशा में हो, ठीक। इस लिपटी हो वह अंगूठा क्या हो धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक ना। मान लीजिए जब ये इस प्रकार लिपटी हो, तो जो ये लिपटी हुई अंगुलियां हैं, ये जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं, ये किसको प्रदर्शित करेंगी, ये धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो बात रहा, अब इसमें कहा है कि आपने जो भी दोनों नियम को लिखा है, कौन नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने, किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने करते हैं, तो मैंने बताया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग हम बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना होता है। तो आप याद रखिएगा कि बाएं मतलब बल, ठीक है, बाएं मतलब बल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको बल की दिशा ज्ञात करना होता है तब करते हैं। और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग तब कब करते हैं, जब हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।